हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मार्क्समैन का विषयवार जो टेस्ट दिया गया है उसी को हम लोग देखेंगे। तो टेस्ट आज 3 से शुरू करेंगे, क्योंकि इससे 2 पहले टेस्ट है जिसमें हम उसमें टिक लगा दिए हुए हैं। तो तीसरा से शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। तो जो पुरी में रथ यात्रा ये उड़ीसा में है, ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है। नासिक में कुंभ मेला किस तट पर लगता है? तो एक गोदावरी नदी के तट पर लगता है। नासिक में कुंभ मेला 12 वर्षों पर लगता है, तो जो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है कि उज्जैन का जो प्राचीन नाम था प्राचीन काल में क्या था। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। क्या था नाम था? अवंतिका। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? तो ये है उदयन। जो कौन वंश के था? तो हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का शासक था। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। तो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। तो पाटलिपुत्र शहर को बसाने वाला शासक था उदयन। कौन था? उदयन। नेक्स्ट है कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन से। किससे है? उज्जैन से। उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? तो उज्जैन से है। और अगला प्रश्न है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौधेय। यौधेय सबसे पहला गणतंत्र तो लिच्छवी जानते हैं, और कौन नहीं था? तो यौधेय नहीं था। चलिए, अगला देखते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली में तो राइट आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। चलिए, अगला प्रश्न है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार के वैशाली में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है। तो 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद जो था, इसकी जानकारी हमको अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। और एक आपको याद रखिएगा, भगवती सूत्र में भी महाजनपदों के बारे में हमको जानकारी मिलती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी। तो उत्तरी जो पंचाल थी उसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। क्या थी? अहिच्छत्र। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती कहाँ की राजधानी थी। सुक्तिमती कहाँ की राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेदी की शक्तिमती। शक्तिमती सुक्तिमती जो भी याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्मक। चलिए, नेक्स्ट है कि मगध की राजधानी, जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, मगध की राजधानी कौन थी। तो मगध की राजधानी हो जाएगा गिरिव्रज या राजगिरी। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। तो मगध साम्राज्य की राजधानी कौशाम्बी नहीं रहा है, लेकिन गिरिब्रिज, पाटलिपुत्र और गया ये बनाया गया था। कौशाम्बी को नहीं बनाया। तो राइट आंसर कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार है। और अगला प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारण अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया।
तो ये आपका था राइट आंसर इसका हो जाएगा अजातशत्रु, जिसको अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन, वो भी उसको मार दिया था। अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा और अजातशत्रु को उदयन ने मार दिया। तो मगध के प्रारंभिक शासन में राज्यारोहण के लिए तो इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, किसको, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। नंद वंश के पश्चात यानी बाद में मगध पर किस वंश ने शासक किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश, क्योंकि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था और घनानंद को कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहते थे। तो जो वैद्य जीवक थे ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। किस नंबर हो गया, अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो सिकंदर जब हमला भारत पर किया था 326 ईसा पूर्व में, तो उस समय भारत पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासनकाल चल रहा था। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। मगध का कौन सा जो राजा था और सिकंदर महान के समकालीन था, उसी समय मतलब सिकंदर के समय में ही राजा यहाँ था भारत में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, और घनानंद के समय में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो था स्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रथम जो था भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वह कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त मुद्रा राक्षस जिसके लेखक हैं विशाखदत्त, उसी में बताया गया है, विशिष्ट रूप बताया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है कि सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की है। तो सेंड्रोकोटस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स से की है। किससे की है, विलियम जोन्स से की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है या उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिन। किसने किया है, जस्टिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके दरबार में। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे किसके दरबार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है कि चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। कौटिल्य भी जानते हैं। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है एक क्या है, यानी किस पर आधारित है। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है शासन के सिद्धांतों पर आधारित है, जो राजनीति से संबंधित है। किससे है, राजनीति से संबंधित है। और उस पुस्तक में मौर्य वंश के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तक में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ये राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो तुलना होती है ये मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो जो चंद्रगुप्त का महल बना था वो लकड़ी का बना था। किसका, लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं पाटलिपुत्र के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी जो बाग था प्राचीन स्थान था, ये पाटलिपुत्र में ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन का जो विजय प्राप्त करने वाला मौर्य शासक कौन था। तो ये था चंद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो पहली बार मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को जीतने वाला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न है कि अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। तो कौन सा अभिलेख में यह प्रभाव मिलता है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ शिलालेख है या अभिलेख है, उसी में यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पर भी था।
और गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से, क्योंकि गुजरात पश्चिम में पड़ता है, पश्चिम दक्षिण में पड़ता है, तो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलाभिलेख से ये मालूम चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका प्रभाव पश्चिम भारत में भी था। अगला प्रश्न है कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, किस भारतीय राजा ने इसको हरा दिया था सेल्यूकस को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? सहिष्णुता, उदारता और करुणा, तो करुणा के आधार पर राजधर्म की स्थापना करने वाला शासक अशोक था। कौन था? अशोक। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के साम्राज्य में जो श्रीलंका था वो सम्मिलित नहीं था, लेकिन अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग जो था ये सब अशोक के साम्राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है देव नाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। तो देव नाम प्रिय की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था? तो बौद्ध था, और ये हिंदू में आस्था नहीं छोड़ी थी, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुई थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है कि रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक जो थे ये मौर्य जो शासनकाल में जो अधिकारी होते थे उसको रज्जुक बोलते थे, रज्जुक। अगला प्रश्न है कि सार्थवाह किसे कहते थे? सार्थवाह किसे कहा जाता था या किसे कहते थे? तो ये व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सांची को मानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची, जो कहाँ है? एमपी में है, यानी मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो जो सांची का स्तूप था इसको अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा का प्रयुक्त मतलब हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? तो अशोक के लिपि में ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक चारों भाषाओं का उल्लेख हुआ है, तो इसमें कौन है? तो अशोक का जो अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है तो ये शाहबाजगढ़ी है। कौन है? शाहबाजगढ़ी में खरोष्टी लिपि का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर जो प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर की पट्टियों पर ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम किया था जेम्स प्रिंसेप ने। कितने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला भी प्रथम जेम्स प्रिंसेप ही था। चलिए अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है, तो ब्राह्मी लिपि का पता जो चला है अशोक में कहाँ? अनुराधापुर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली एक खरोष्टी थी। कौन थी? खरोष्टी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह नाम कौन सा है? तो वो नाम है प्रियदर्शी। कौन सा है? प्रियदर्शी। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो मिलता है इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्की एवं गुजरात अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अभिलेखों में किस एक अभिलेख में अशोक नाम उल्लेखित है? तो यह है मास्की की लघु शिलालेख में, मास्की की लघु शिलालेख में। और अशोक का जो रूमीदेई स्तंभ संबंधित है ये बुद्ध के जन्म से है। बुद्ध के जन्म में यह मालूम चलता है कि अशोक के स्तंभ लेख से मालूम चलता है कि बुद्ध का जन्म हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है इस धरती पर और गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है वह कहाँ स्थित है? गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है ये कहाँ स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में।
चलिए अगला प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह स्तंभ यानी शिलालेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ये भाबरू स्तंभ लेख है। कौन है? भाबरू स्तंभ है। चलिए अगला प्रश्न है कि कालसी प्रसिद्ध किस लिए है? तो जो कालसी प्रसिद्ध है ये अशोक के शिलालेख के कारण ही कालसी प्रसिद्ध हुआ। कालसी जो प्रसिद्ध हुआ अशोक के शिलालेख के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्राप्ति कहाँ मिली थी? उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्राप्ति कहाँ मिली है या प्रति कहाँ मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालसी में ही। चलिए अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में, अभिलेख में। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो ये राइट आंसर सातवाहन जो हो जाएगा। सातवाहन जो राज्य का उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है। चोल का है, पांड्य का है और सत्यत पुत्र का है, लेकिन सातवाहन का नहीं है। और टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो टॉलमी फिलाडेल्फस जो था, टॉलमी फिलाडेल्फस ये मिस्र का था। कहाँ का था? मिस्र का शासक था। चलिए 69 देखते हैं कि अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? अशोक के समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र का। जो तुर्मय था ये मिस्र का राजा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो इसका राजकीय संबंध हो जाएगा मौर्य के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखा है तो भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो श्रेणियों में बांटा है, 7 श्रेणियों में भारत के समाज को बांटा है। चलिए अगला है, मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। तो ये मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक में मौर्य साम्राज्य का जो विभाजन 7 वर्गों में किया गया था। और अगला प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण करता है? तो नगर का जो प्रशासन का विस्तृत विवरण 75 का राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। और अगला प्रश्न है कि भाग एवं बलि थे। भाग एवं बलि कौन थे? तो भाग एवं बलि जो थे ये राजस्व के स्रोत थे। क्या थे? राजस्व के स्रोत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भूमि जो कर था, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित यानी वसूला जाता था? तो वसूलने का काम सीता अध्यक्ष करते थे। कौन करते थे? सीता अध्यक्ष ने। और एग्रोनोमाई जो थे ये सड़क निर्माण अधिकारी थे। अगला प्रश्न है कि मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो इकट्ठा करने वाला जो था ये समाहर्ता था। कौन था? समाहर्ता। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्ययोगीन अधिकारी तौल माप करने का अधिक प्रभारी था? तो तौल माप करता था उसको पौतवाध्यक्ष बोलते थे। पौतवाध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो जो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था ना, ये तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि गांवों के शासन को स्वायत्त शासित पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो सूत्रपात करने का श्रेय मौर्यों को जाता है। किसको जाता है? मौर्यों को। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में कहा गया है कि पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? तो पुनर्विवाह जो वर्जित है तो ये मनु स्मृति में, जिसके लेखक मनु थे। और ये प्राचीन स्मृति है, भारत का सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है, जिसमें हमको शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो ये बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के
समसायिक नहीं है, तो समसायिक नहीं है तो ये मिलिंद नहीं है, क्योंकि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत थे, ये तीनों एक ही समय में थे, लेकिन मिलिंद पन्हो ये नागसेन उस समय गौतम बुद्ध के समय थे। चलिए अगला प्रश्न है मिलिंद। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य ने जीर्णोद्धार करवाए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में? तो अभिलेख में किया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत के सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो सर्वाधिक तांबे का सिक्का जारी करने वाला था एक कुषाण था। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी करने वाला शासक था कुषाण। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो एक कुषाण वंश चलाए थे। चलिए अगला प्रश्न है कि बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो ये है कनिष्क के। कनिष्क ने अपने सिक्का जो चलवाया था उस पर बुध का अंकन किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो सोने का जो सिक्का जारी किया था ए विम कटफिशस था। कौन था? विम कटफिशस, जो कुषाण वंश का शासक था और कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कटफिशस। कौन था? कुजुल कटफिशस। और कनिष्क भी कुषाण वंश का ही शासक हुआ। अगला प्रश्न है कि यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो अंकन मिलता है एक कार्तिकेय का मिलता है। यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय देवता का उल्लेख मिलता है या अंकन मिलता है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शक संवत कब शुरू हुआ? तो जो शक संवत हुआ ये 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत जो हुआ ये 57 ईसा पूर्व या कहीं कहीं आपको 58 ईसा पूर्व में मिलेगा, तो याद रखिएगा, लेकिन ज़्यादातर बीपीएससी 57 ईसा पूर्व को ही लेता है। और विक्रम संवत एवं शक संवत में अंतर कितना का है? तो विक्रम संवत और शक संवत में अंतर 135 वर्ष का है। कितना का है? 135 वर्ष का है। चलिए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत जो हुई थी ये 57 ईसा पूर्व में हुई थी। देखिए यहाँ क्वेश्चन मिल भी गया। अगला प्रश्न है कि अश्वघोष किसका समकालीन था? तो जो अश्वघोष था ये कनिष्क का समकालीन था। समकालीन का मतलब होता है कि समान काल में शासन करने वाला, तो अश्वघोष था कनिष्क का समकालीन था। और निम्नलिखित में से किसने एक कनिष्क के दरबार का संबंध उससे नहीं है, कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि जो थे एक कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे, लेकिन कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, नागार्जुन और चरक रहते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाख दत्त। विशाख दत्त जो थे एक कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट को लेकर। बहुत ही अच्छा बुक है, इसको पूरा देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। वैकेंसी आने वाली है।